नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत, जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प केवल आत्म केंद्रित नहीं है बल्कि भारत को सक्षम बनाने और वैश्विक शांति तथा अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिर करने में मदद करने के लिए है। अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के उठाए जा रहे कदमों को हम इस कार्यक्रम में लाते हैं, अलग अलग विषयों पर, और आज भी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे जो कि जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, जल और उसकी निर्बाध उपलब्धता। ये सरकार के जल जीवन मिशन से दरअसल 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा ये मिशन घोषित किया गया। जल जीवन मिशन का उद्देश्य पेयजल क्षेत्र में सुधार लाना है। केंद्र सरकार का ये प्रमुख कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी के साथ लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी FHTC प्रदान करना है, बल्कि एक समय में सेवा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना है ताकि ग्रामीण घरों में निर्बाध ढंग से जलापूर्ति हो सके। ये कार्यक्रम जल संरक्षण उपायों, ग्रे जल प्रशोधन और पुनः उपयोग के साथ साथ संचालन और रखरखाव के माध्यम से पेयजल स्रोतों की स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। और इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य सभी को फायदा पहुंचाना है, यानी हर परिवार, हर गांव के प्रत्येक घर में नल जल कनेक्शन हो और इसके तहत कोई भी ना छूटे, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन के प्रावधान से महिलाओं, विशेष रूप से बालिकाओं को पानी लाने की जिम्मेदारी से तो मुक्त करना ही है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के ईज ऑफ लिविंग में भी सुधार करेगा। और इसीलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ग्रामीण जलापूर्ति के मुद्दे पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और प्रभारियों के साथ मंगलवार को यानी 3 नवंबर को एक वर्चुअल यानी आभासी सम्मेलन का भी आयोजन होगा। और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन पर ग्रामीण क्षेत्रों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, आश्रमशालाओं में और स्कूलों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और संबंधित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से हम बातचीत भी करेंगे और राज्यों में भी अधिकारियों के पास जाएंगे और प्रगति की क्या कुछ समीक्षा हुई है और किस तरह से ये काम आगे बढ़ रहा है, इसे आप तक लाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी अंग्रेजी में अनिल थॉमस। Thank you, Rama. Well, for every drop of water you waste, you must know that somewhere on earth, somebody is desperately looking for a drop of water. Let us do some number crunching data when it comes to the seriousness of this issue before us. India draws nearly 25% of the world's groundwater and nearly 80% of India's fresh water is used in agriculture. Groundwater accounts for 90% of the drinking water requirements in rural India and nearly 50% in urban areas. As a result, India is ranked 120 out of the 122 countries in the Global Water Quality Index. Why on earth does the water crisis arise when 70% of the Earth's surface is water? Why is the world facing a crisis of water scarcity, and what is driving the increasing demand for water? The 2030 Water Resources Group estimate that if we continue to consume water as per the current rate, India will have only half the water it needs by 2030, a flashpoint that's just 10 years away. So to find some solutions, and the Union Minister of Jal Shakti is going to interact with ministers from states and union territories on planning and implementation of the Jal Jeevan mission with special emphasis on the 100-day campaign. So we get started. We've got an eminent panel joining us this afternoon, starting first up with Upendra Pratap Singh, the Secretary, Ministry of Drinking Water and Sanitation, joining us. Nitish Kumar Jha, Department of Water, Government of Uttarakhand. Uttam P. Parsekar, the Principal Chief Engineer, PWD, Government of Goa, also joining us. We are expecting few more people to join in, but let's begin now first up with the Secretary there on what exactly is happening, on how things are moving along, or what are the issues before them at this point of time. So it's going to be an important issue, especially when you look forward to the water crisis and how the challenge is there before the government when it comes to providing water by 2024 to every household in India. Well, starting first up, let's get ahead and speak to the Secretary. बिल्कुल, उपेंद्र प्रसाद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य दिया था 2019 में, उस लक्ष्य में किस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, कहां तक अपने आप को पाते हैं और क्या कुछ तेजी से इसमें तेजी लाने के लिए किया जा रहा है?
नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जैसा कि सबको ज्ञात है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी कोशिश ये है कि 2024 तक हम भारत के हर परिवार को उनके घर पर नल से जल उपलब्ध करा सके। करीब 19 करोड़ ऐसे परिवार हैं कुल भारत में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, जिनमें से जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसकी घोषणा की गई, उस समय तक करीब 3 करोड़ 23 लाख परिवार को नल से जल उपलब्ध था उनके घर पर। इसका मतलब है कि करीब 19 करोड़ में से अगर हम 3 करोड़ 23 लाख को छोड़ दें तो करीब करीब 15 करोड़ 70 लाख लोगों के पास घर पर नल के जल की उपलब्धता नहीं है। अब हमने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। दिसंबर 2019 में हमने इसके ऊपर एक विस्तृत गाइडलाइंस भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही उसका भी उन्मोचन किया गया था विज्ञान भवन से, और उसके बाद हमने पिछले साल भी और इस साल भी काफ़ी मेहनत की है, और अब तक करीब 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से ज़्यादा घरों को नए कनेक्शंस दिए जा चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले करीब 3.23 करोड़ था, ये फिगर अभी बढ़ के करीब 5.77 करोड़ हो गया है। तो हम करीब 6 करोड़ की लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था भी की गई है। बजट में 3,60,000 करोड़ का ये कुल स्कीम है जल जीवन मिशन, जिसमें से कि भारत सरकार 2 करोड़ 8 लाख देगी, 2.08 लाख करोड़, और बाकी जो उपलब्धता होगी वो स्टेट के द्वारा दी जाएगी। इसके जो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि केवल हर घर को पानी नल का कनेक्शन ही ना पहुंचे, बट फंक्शनलिटी इसकी बहुत बड़ी एक कंपोनेंट है कि ये फंक्शनल टैप वाटर हाउस कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए हम FHTC वर्ड यूज करते हैं, और इसमें हम दोनों क्वांटिटी भी सुनिश्चित करेंगे और क्वालिटी भी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये बात आपने बताई है, और इसके साथ ही जिस तरह से हम देखते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी तक उसकी गुणवत्ता पहुंचाने तक आम आदमी के हाथ में भी ये अधिकार हो या उसकी भी एक क्षमता हो कि जल की गुणवत्ता वो तय कर सके। ऐसे में जो प्रयोगशालाएं हैं, 2233 प्रयोगशालाएं हैं, वो कितनी पर्याप्त हैं? और जो दिक्कतें आ रही थी कि सार्वजनिक रूप से जो प्रयोग था, वो जो उसका परीक्षण था वो नहीं हो पा रहा था, तो वो सुनिश्चित हो, क्योंकि उसका शुल्क थोड़ा ज्यादा था, वो सुनिश्चित हो, उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए, जैसा कि अभी शुरू में भी कहा गया था कि हमारे भारतवर्ष में चाहे वो सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है। विशेषकर जब हम पानी की बात करते हैं तो जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है भारत में, करीब 85% ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो ग्राउंड वाटर से मीट होती है। तो ग्राउंड वाटर में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, कहीं फ्लोराइड ज़्यादा है, कहीं आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, कहीं आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, कहीं नाइट्रेट की भी प्रॉब्लम है। तो अलग अलग तरह के क्वालिटी के कंसर्न्स हैं। तो इसके लिए पहले भी एक सब मिशन, जो हमारे पहले स्कीम चल रही थी, उसमें भी एक क्वालिटी के ऊपर सब मिशन था। लेकिन इस बार जो नई जल जीवन मिशन आई है, इसमें भी क्वालिटी है कि एक तो है कि हर घर को 55 लीटर 55 LPCD की पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। वो तो क्वांटिटी की बात है, लेकिन जो क्वालिटी ऐसी हो कि जो हमारा BIS का मानक होता है, उस मानक पे खरा उतरे एक्चुअली। और उसके लिए, जैसा कि आपने बताया, हम अपने जो लेबोरेटरीज हैं, लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के लेबोरेटरी हो, जिला के लेवल के लेबोरेटरीज हो, या उसके नीचे ब्लॉक लेवल के लेबोरेटरीज हो। तो एक तो लेबोरेटरी जो है, जो टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, उसकी क्वालिटी बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब हम टेस्टिंग के लिए इन लेबोरेटरीज को पब्लिक को खोल रहे हैं एक्चुअली। अभी तक क्या है कि जनरली टेस्टिंग कई बार क्या होती है, वो केवल सोर्स पे टेस्टिंग होती है कि सोर्स पे पानी कैसा है, सोर्स पे जहाँ से पानी की सप्लाई शुरू होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ पे पानी जो उसका जहाँ पे पानी डिस्पेंस किया जाता है, जहाँ लोगों को अवेलेबल कराया जाता है, उसकी पानी की गुणवत्ता कितनी है, उस पर हम जोर दे रहे हैं। उसके बाद आज के दिन में शहरों में भी हम क्यों घरों में अगर अच्छा पानी भी उपलब्ध होता है तो हम घरों में RO का प्रयोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मैं खुद भी अपने घर में शायद इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हूं कि मेरे घर में जो पानी आ रहा है वो मानकों पे सही उतर रहा है। तो जैसे बाकी चीजों की होती है, आप एक ब्लड टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप एक सैंपल देते हैं, शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि आपके डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे हैं।
तो हमारी कोशिश अब यही रही है कि हमने ये लेबोरेटरी जो है वो पब्लिक को, रूरल एरियाज में ये लेबोरेटरीज पब्लिक को खोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि उसके टैप में जो पानी आ रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, तो वो अपना सैंपल टेस्ट करा सकता है Okay. और उसको रिपोर्ट भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ये होगा कि वो भी आश्वस्त होगा। और आज जो आरओ और इस तरह के बहुत सारे प्रचलन हैं जिनकी शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे क्वालिटी भले ही स्टैंडर्ड के मुताबिक है, लेकिन चूंकि हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम कई सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी जो है वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जल जीवन मिशन में, क्वांटिटी के साथ साथ, और इसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। Upendra ji, when you look at the National Jal Jeevan Mission, you had launched that ICT Grand Challenge. How's been the response to it? Because that's a tie-up that you are having with other ministries too. How's been the response to it, and what's the feedback that you have got when it comes to MNCs, companies, startups that have been associated with this particular Grand Challenge? Very recently, we also had a meeting, and about 10 companies did give us a presentation actually, and they were primarily of two kinds actually. Okay. One is the testing itself. One is, for example, we talk of functional house kit actually, in the sense that it's not necessary that one way is that you go to a particular place, you go to the lab and get your quality tested. The other way is, for example, these days today, if somebody has to check up his sugar level, perhaps he is able to do it at home. If somebody has to check up his blood pressure, he can do it at home. So we are also trying that we have to have a proper kit actually, and at house level, whereby I can check up my own water quality actually. Okay. So the two questions are there. One is the reliability of that testing kit, and the other is the affordability actually. Of course, right now we are providing that on a free basis actually, but finally it should be that everybody should be able to afford that actually. And presentations which were made to us, a committee which is headed by our principal advisor to Prime Minister, on the scientific advisor to Prime Minister, he was also present there. It was a good presentation. So one was on testing side. The other is, what do you do once you test a water and it doesn't conform to the quality? Then what are the kind of measures we need to take to make that potable actually? So the other is how good technology, which is again as I am telling you, it should be suitable for the rural areas. There are a lot of technologies, but they may not be very affordable, may not be very easy to use actually. So on both these presentations we are very good. We have got very good responses actually, and I'm very hopeful that we will have a very good, not only a testing kit, but for removing the problems of be it an arsenic or be it a fluoride or be it iron or whatever, we get a good technology which is suitable for rural areas of the country. So the responses have been very good and we are very happy about it. Okay. बिल्कुल। और हमारे साथ कार्यक्रम में जसप्रीत तलवार जुड़ गई हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जसप्रीत जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र ने इस मिशन की शुरुआत की है, राज्यों के साथ सहभागिता बहुत ज़रूरी है, ये शब्द बार बार आया है, सहभागिता। तो इसी को देखते हुए कहते हैं जिस तरह से विभिन्न राज्यों की प्रगति है, उसमें जो आपका स्टेट है वो कहाँ पर है, आप कहाँ पर उसको पाते हैं, कितनी उसमें प्रगति हुई है, और जो हमें FHTC का लक्ष्य मिला है 2022 में, पंजाब का इसमें नाम है, तो किस तरह से आप इसको कार्यान्वित कर रहे हैं, किस तरह से प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये बहुत ही एक अच्छा मिशन है जिसके साथ हर घर में पाइप वाटर सप्लाई कनेक्शन मिल जाएगा। इनफैक्ट पंजाब में ये जो मुहिम थी ये हमने 2007 से शुरू की हुई है, टू प्रोवाइड पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स, और उसके कारण हमारे स्टेट में पहले ही द टोटल कवरेज एज फार एज पाइप वाटर सप्लाई इज कंसर्न्ड इज ऑलमोस्ट 95%, मगर जो हाउस होल्ड कनेक्शन है वो कम थे, वो हमारे 55% के आसपास हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड्स में कनेक्शन थे। और अब इस मिशन के तहत, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग भी आ रही है और प्लस एक लेट्स से अवेयरनेस भी लोगों में आई है, उससे अब हमने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 61% हाउस होल्ड्स को
कवर कर लिया है और हमारी ये पूरी मुहिम रहेगी, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट हर विलेज तक पहुंच चुका है, पाइप वाटर। मगर लोगों को कन्विंस करना कि आप ये पानी पिए और अपने बोर ना लगा के खुद का पानी ना पिए, क्योंकि वो हो सकता है पानी साफ ना हो। मगर हम ये भी अलाउ कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में आपने अपना बोर लगा के पानी ले रहे हैं, पर एटलीस्ट उसकी क्वालिटी टेस्ट करिए, जैसे अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा, क्योंकि वाटर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ पैरामीटर्स आपके सीधे पानी से इम्पैक्ट होते हैं। सो इन पंजाब हमने जो अभी तक कवरेज की है, वी वर वेरी लकी कि हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 22 हम 100% कर चुके हैं FHTC कवरेज के साथ, और ब्लॉक्स में से हम 13 कर चुके हैं। हमारे टोटल गांव जितने हैं 12,000, इस साल का हमारा टारगेट था 4,300 गांव करने का, उसमें से हमने 3,748 विलेजेस ऑलरेडी 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से कवर कर लिए हैं। इसमें आपने कहा, भागीदारी दोनों साइड से आनी पड़ेगी। जब तक हमारे PRI जो हमारी पंचायतें हैं वो इसकी ओनरशिप नहीं लेंगी, तब तक ये स्कीम कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि सिर्फ एक साइड की गवर्नमेंट सप्लाई नहीं हो सकती है, इट हैज टू बी ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी। तो उसके लिए पंजाब में हमारे 12,000 के लगभग जो गांव हैं, उसमें से 8,000 गांव में हम पहले ही जो ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कमिटीज हैं वो हम गठित कर चुके हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इसको आगे ले जाने में, इसको सस्टेनेबल करने में। क्योंकि आप स्कीम बना के तो दे सकते हैं, मगर उस स्कीम को चलाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो आपको मान लीजिए कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता है ताकि आपकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहे, वो टाइप की जो एजुकेशन है वो हम अपनी ग्राम पंचायतों को दे रहे हैं। और हमारे लिए जो ये ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कमेटी है, इसमें 50% लेडीज हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं होती हैं जिनको पानी की जो पानी इस्तेमाल करवाती हैं अपने घरों के लिए और लेके भी आती हैं। तो पंजाब में लकीली लाने का तो रिवाज इतना नहीं है, आजकल टैंकर आ जाते हैं अगर शॉर्टेज होती है, मगर उसको फिर भी सस्टेनेबल तरीके से चलाने के लिए इट इज द पंचायत विच हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई सैनिटेशन कमिटीज का जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है जल जीवन मिशन में, जो हमारे स्टेट में हम पिछले 10 सालों से इसको कर रहे हैं, वो बहुत कामयाब कमिटीज हैं जिन्होंने अपना नॉट ओनली उनके पास कलेक्शन है, वो उसकी अपग्रेडेशन भी रेगुलरली करते रहते हैं, पानी की टेस्टिंग भी करते हैं, एंड दे इंश्योर कि वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो। तो कुछ गांव में तो हमारे आजकल जो शहरों में भी नहीं है, 24/7 वाटर सप्लाई है कि आप नलका खोलिए और आपका पानी आएगा। वो तभी हो सकता है जब मैनेजमेंट में कम्युनिटी का हाथ हो, क्योंकि बाहर बैठे डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, लोगों की शमूलियत के साथ ही ये काम हो सकता है, और वही हो रहा है आज के दिन में पंजाब में। Jaspreet ji, when you talk about Punjab in particular, you know, roughly around 13,000 villages, over 13,000 villages, but Punjab has a culture of using hand pumps, you know, especially North India. So what are the challenges that, you know, you face when you try to drill home the advantage of, you know, piped water supply? Because when people prefer hand pumps, it becomes a hurdle for them to switch over to piped water supply. So what are the challenges faced and how do you overcome that? Well, so far, let me just say that we have not forced anybody to take a connection. Okay. We are only educating people. So while water is available at depths which are not, shallow depths, but now because of the groundwater levels falling in Punjab and falling very quickly, not so much because of drinking water, but I think because of irrigation, there is a very dire need being felt because the shallow layers are contaminated, and therefore it is important to drill deeper. And I don't think individual households can afford deep tube wells for themselves. So as we bring in more and more education, people do understand that if I'm getting a piped water supply connection which has taken care of all the contaminants, why would I not pay for that and take that connection, then use my own submersible source, because that may not be clean. So now anyway, those who do not want to take connections, we've been asking them to at least get the water tested, because if the water is tested and they know
for example, in Punjab, we have about 1154 habitations which have got arsenic, fluoride, and some other heavy metals. So it becomes important because the public health issue becomes very large if those areas and in those villages people continue to drink this water. In fact, in the state, we have with, of course, the Jal Jeevan Mission, and earlier it used to be the National Water Quality Submission, which is still continuing. We are trying to target all the arsenic and the fluoride affected villages. But in Punjab, we have also targeted other, like uranium and other villages where we need to bring in this awareness amongst people. And we want that even if we put in, let's say, a treatment plant, many a times people don't go to the treatment plant to get the water. So as far as drinking, the normal water supply is concerned, you are getting it in your household, but it is not because it is contaminated, let's say, with arsenic or with fluoride. Then therefore people have to be educated that why should you not use this water for drinking purposes. You can use it for other purposes, but not for drinking for yourself or for your cattle. And therefore once you explain it to them, then people do understand that paying that little amount every month, which is a very small amount at the moment, but over a period of time. And also it's important to tell people that when we are giving you this treated water, it's also important to save this water. So management of the water is important. I think everybody in the other states will face this, what Punjab, maybe Haryana and other piped water supply states are facing, is the wastage of water, because people don't value that water. They don't understand how much has gone into giving that water. So it's very important to also meter your supply. So the moment you meter supply, the cross subsidization which is happening today, that the poor are cross subsidizing the rich in the usage of water, that will go away. Because today what happens is a poor person may be using only about 100 LPCD of water, let us say, per day, whereas the rich person may be using 800, maybe 1000, because they have cattle, they have other works to use it on. But the amount being paid by both of them is equal. So that is why if metering is there, everybody knows how much water they are consuming and that they value the water that they are consuming and they pay for it. Just like it's happened with electricity. So also I think in the water sector, we need to conserve this resource, and Punjab has moved towards metering even in the rural areas. पानी का बचाना बहुत जरूरी है और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार के कदमों के साथ। हमारे साथ नितेश कुमार झा भी जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी ड्रिंकिंग वाटर उत्तराखंड से। नितेश जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सभी राज्यों के लक्ष्य रखे गए हैं और सभी राज्य इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्या स्थिति है? 2022 का जो लक्ष्य है कार्यान्वयन का, वो रखा गया है और कितना चैलेंजिंग ये वहां पर होगा भी, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है, वहां पर पानी की समस्याएं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, दुर्गम इलाके होते हैं, वहां पर काफी होती है। तो वहां तक ले जाना और उसमें तेजी लाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है और इसको कितना हासिल किया आपने? में काफी दूर दराज के गाँव हैं और वहाँ पे मुश्किलें भी काफी नहीं है। और ये स्कीम जो हर घर जल स्कीम है, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण स्कीम है और हम लोग इसको एनालिसिस किया है WWF के सपोर्ट के साथ। जो हमारे 15,218 गाँव हैं उत्तराखंड में, उसमें 14,000 के करीब जो गाँव हैं वहाँ पे ऑलरेडी वाटर सप्लाई किसी न किसी फॉर्मेट में था। हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि ऑलरेडी वाटर है, क्वालिटी अवेलेबल है इन गाँवों में, उनसे हम हर घर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, हमारे पास सिर्फ 14% हाउस होल्ड जो रूरल एरियाज में थे। जी Well, once again, let's head back to the secretary there, joining us, Upendra Pratap Singh. Sir, coming back to this particular topic, when it comes to, is there a rule somewhere that needs to come into play? Because, we just heard the Punjab secretary talk about, there is no force here to go for piped water supply, because, people are still using hand pumps many places in North India, especially when you come from Punjab down to Haryana and into Delhi, still hand pumps being used. Is there a need to come with some kind of legislation as a result of which, this becomes more mandatory, or people are forced to switch and at least, understand the value of water, because, you have a meter in place, because you are then metered and then, you use water, because at the end of the day, the rich end up spending close to 10,000 liters of water, while the poor end up spending close to 1,000 liters of water, and the disparity is huge because they end up paying the same price. First of all, I don't think there is a need for a legislation or people need to be forced actually. People are using
people are using right now a tube well or hand pump because they did not have the facility of having a tap water Okay. in their premises actually. See, we have from time to time the goalposts have been different. It is not that we are having a first time a scheme on a water supply actually. Okay. Right in the 1970s, firstly, I remember when I used to be in the district, our job basically used to be at least provide one tube well in every village. Or either a tube well or hand pump, whatever we call it. So one hand pump in a village or maybe one sanitary well in a village. Okay. Later on, what we went to was basically a piped water supply. When we talk of piped water supply, it doesn't mean piped water supply at the premises actually. It used to Okay. be piped water supply on some stand posts actually. So people have to walk a distance of 500 meter or maybe sometimes even a 1 kilometer, and especially ladies to get water from the that stand post, which was a community or a public stand post. So Okay. now if you have a tap connection in your house, I do not see any reason why someone should not use that tap connection and should go to basically a hand pump. So hand pumps were there because our scheme basically talked about only hand pumps. So that's one part of it. Okay. The other part, see, there are quite a few things which even our secretary from Punjab said. That one, of course, is, as I told you earlier, we used to have a infrastructure approach. There was not so much emphasis on functionality. If I can get required quantity of water of right quality water at our premises, there is no reason why we should go elsewhere actually. Okay. The other very important part of this is what Secretary Punjab also said is about basically a involvement of community. In fact, we talk of this is a community-led implementation. That's why we have concept of village action plan. The village action plan is most important. We are not talking of a state action plan. It is a village action plan which will lead to a state action plan. What was told by Secretary Punjab was about this village water sanitation committee और पानी समितिज और जैसे उन्होंने बताया पानी समितिज में भी 50% महिलाएं होती हैं, तो कैसे ये पानी समितियां सशक्त हों, कैसे एम्पावर्ड हों, इसलिए हमारे पास एक जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्किल देम, हाउ टू डू देयर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्चुअली, क्योंकि ये बात उन्होंने सही कही कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम एक्चुअली. So this would be a sustainable only when a community owns it actually. The other, which you rightly in the very beginning you have said, and I am very concerned about that, is that we do not want a situation कि कल टैप है लेकिन टैप से पानी नहीं आता है. And that is why what is very important is basically a source sustainability. So one of the component, it is not just कि हम infrastructure बना रहे हैं, हम पाइप लगा रहे हैं, हम ऊपर storage tank बना रहे हैं, हम pump लगा रहे हैं. At the same time, we are working very hard on ensuring source sustainability. Okay. And as I told in the beginning, the major source for drinking water supply at least is groundwater actually. So at the same time, how do we recharge our groundwater aquifers actually? That's very important, and it need not be from Jal Jeevan Mission. It could be by way of convergence. In fact, you are aware that this year in MGNREGA or Manrega or Narega, Government of India as a part of Atmanirbhar Bharat package has provided another 40,000 crore actually. So this year we have 1,01,500 crores under MGNREGA. Almost 60% of that is basically going into activity relating to water conservation. Okay. In fact, recently we have launched a scheme called 100 Days campaign where we are providing a piped water supply to all schools and Anganwadi centers. Simultaneously, we have also told all states that in all schools where you provide piped water supply, you also have a rooftop rainwater harvesting actually. Okay. तो चाहे वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या जनरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ये, और हमारे पास एक और फंड्स है इस बार, वो है 15th फाइनेंस कमीशन का. ये PRIs को फंड्स गए हैं. बिल्कुल. टोटल फंड्स इज 60,750 crores for this year. 50% of that is basically for water and supply, water and sanitation. What is called a TAD fund actually. तो 30,375 करोड़ इस साल जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को गए हैं बेसिकली पानी और सैनिटेशन के लिए. उसका 50% फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है. तो इस पैसे का उपयोग भी वो वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए
किया जा सकता है. So we are the very beginning you flagged that issue of having a sufficient water in the aquifer, so that tomorrow we have the tap, but we don't have a water coming out the tap. So we are very concerned about that, very conscious about that, and that is why the source sustainability has been built as a part of the Jal Jeevan Mission. Okay. बिल्कुल. और हमारे साथ गोवा से उत्तम पी पारसेकर भी जुड़ गए हैं, जो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी के. उत्तम जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और आपको बधाई भी दे दें क्योंकि आपने 100% FHTC लक्ष्य जो था वो आपका पूरा हो गया है. किस तरह से ये कार्य योजना आपने वहां पर इम्प्लीमेंट की, और कौन कौन सी चीजें ऐसी आई जो कि आपको लगता है कि इसमें, और क्योंकि एक भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो अगर एक जगह कोई काम पूरा होता है तो वो उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने में आपको सहायक हुई? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ. पहली बात है कि जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है कि हर घर उसको पानी मिले, हर घर को पानी मिले, तो उसको हम आगे लेते हुए गोवा सरकार का ये प्रयास था कि हम इसको उनका साथ दे दें और 100% पानी हर घर में यहाँ पर्याप्त में कर दें. तो ये हमारी कोशिश रही कि हम जल जीवन मिशन को आगे लेके चले. यह हमारा प्रयास था कि जब हमने अप्रैल 2021 में हमारा जो प्रतिशत थी वो करीबन 87% थी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जब माननीय मंत्री जल शक्ति जी से जो है शेखावत साहब, उनसे जब बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो हमारा टारगेट हम रखना चाहते थे करीबन मार्च 2022 में. तो उन्होंने बोला कि हमें उसको 2 अक्टूबर को 2020 को कराना है. तो हमारी ये कोशिश बनी रही कि उनके इस जो उन्होंने जो उनको बोला हुआ है उस पर हम खरे उतरे. Okay. तो हमें ये कह दिया कि थोड़ी सारी जगह ऐसी है जो टैलेंट है. पहले तो मैं गोवा के बारे में आपको बोल दूं कि गोवा का जो सोर्स है करीबन 99% सोर्स जो है वो सरफेस वाटर से आता है, और उसमें से करीबन 1% जो है 1% जो ग्राउंड वाटर से आता है, जैसे कि ओपन वेल वगैरह. ट्यूबवेल यहाँ पे ज़्यादा सर नहीं है, और उसी के कारण हमारा जो ज़्यादा सर ध्यान रहा वो सरफेस वाटर को किस तरह से उस एरिया में लेके चले जहाँ जैसे कि हिंटरलैंड हो, थोड़ा हिली एरिया हो, जंगल एरिया हो. तो वो जो हमारी जो पूरी वाटर सप्लाई की टीम थी वो हर घर में ऐसे घरों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे पानी मिलना थोड़ा मुश्किल था, टैप वाटर वहाँ पे नहीं था, उनका ओन सोर्स था. तो हमने ये पूरी कोशिश की ऐसे टारगेट को एक साथ ही हम मीट करा ले, कि जैसे कि हमारे अराउंड 12 तालुकास है, जैसे उसमें से 4-5 तालुका में ये इश्यूज था, तो उसको हम आगे लेके चले के 5 एरिया में हमने साइमल्टेनियसली वर्क किया. और उसी सरकारी से जहाँ से जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उनका हमेशा डे टू डे जो मॉनिटरिंग होता था, उन्होंने हमारा जो ये था हौसला था उसको और बढ़ाया, और ये मुमकिन हो गया कि हम उसको करीबन 2 अक्टूबर को हम 100% कवरेज दे सके. Okay. अभी जो गोवा की जो क्वालिटी की बात है जो हमारे करीबन छोटा सा प्रदेश है, करीबन 3702 स्क्वायर किलोमीटर का, और यहाँ पे करीबन 14 टेस्टिंग लैब जो है जो हर प्लांट की तरफ है. 18 प्लांट है अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और जो सोर्स से लेके जो पॉइंट ऑफ यूज जो है जहाँ जल का यूज होता है, यूज में आता है, वहाँ भी टेस्टिंग की फैसिलिटी हमारी पर्याप्त में है. और हम ये करते हैं कि 14 लेबोरेटरीज में हर चीज़ को राइट फ्रॉम सोर्स वाटर से लेके वो जो treated water उसको भी टेस्टिंग करा के ही उसको निकाल. Okay, Mr. Parsekar, when you talk about the target of FHTC, that's functional household tap connection, that's been achieved. So what's the next challenge that you have, since you have already achieved, but the other states are still having targets to meet? You have already achieved that. So what's the next target that you have, or what's the next plan that you have when it comes to good use of surface water? You said groundwater is not needed, surface water. What's the next challenge that is there before the government?
In fact, the first thing what we like to do is जो 100 दिन का जो जल जीवन का जो और प्रोग्राम है, जहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स, आंगनवाड़ी ऐसे को जो टैप कनेक्शन पहुँचाना है, ये टारगेट हमारा रहेगा कि हम जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर दे। वैसे तो स्कूल में हमारे करीबन 96% हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। और आंगनवाड़ी में भी करीबन 90% पे हमारा है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में हमारा 100% पानी का अरेंजमेंट है। तो वी लाइक टू रेज आवर लेवल of supply from 45 LPCDs to 55 and keeping it more like continuous supply rather than intermittent supply, or making it possible by 24/7 and giving the best level of service to the people at large. Okay. बिल्कुल। और उपेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस जो ये मिशन है, इसका उद्देश्य केवल स्वच्छ और गुणवत्तापूर्वक जल ही उपलब्ध कराना नहीं है। जिस तरह से ये गांव-गांव में जा रहा है, घर घर में जा रहा है, हर परिवार को उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना एक लक्ष्य रखा गया है, बल्कि एक समग्र विकास का रास्ता भी खोलता है कई दिशाओं से। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को एक कार्यशाला का 100 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से इससे विभिन्न राज्यों को जोड़ा गया है और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं जो आपने अभी प्रश्न किया उसके पहले जो गोवा से बात हो रही थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक तो पहली बात है कि ये प्रोग्राम चूंकि गवर्नमेंट की अभी सबसे टॉप मिशंस में है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और मॉनिटरिंग जैसे कि हमारे मंत्री जी ने खुद करीब करीब सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ हमारी पूरी टीम लेड बाय द मिनिस्टर और उनके यहाँ से चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ और उनकी सारी टीम, चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोग, उनके सबके साथ एक राउंड की मीटिंग हुई। एक तो पहले भी मीटिंग हुई थी मंत्रियों के साथ, वो प्रोग्राम लॉन्च करने के पहले हुई थी, बट हाल में अभी सारे स्टेट्स के साथ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमने कहा 24 तक हम करेंगे तो सारे स्टेट 24 तक करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट बहुत पीछे से शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग स्टेट्स बहुत आगे ऑलरेडी थे। जैसे गोवा की बात हुई, कुछ स्टेट 1%, 2% से शुरू कर रहे थे, तो कोई स्टेट जो है ऑलरेडी 60% अचीव कर चुका था। तो हमने अलग अलग किया कि कौन सा 20 में, कौन सा राज्य 21 में, 22 में, 23 में और 24 में करेंगे। उसमें केवल राज्य की एक यूनिट हमने नहीं ली है, हमने ये भी लिया है कि कितने जिले जो हैं, जैसे अभी आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं तो राज्य तो एक ही हुआ है गोवा, लेकिन 16 जिले ऐसे हैं जहां की 100% FHTC हो गया, करीब 400 ब्लॉक हैं जहां 100% FHTC हो गया, करीब 30,000 ग्राम पंचायत हैं और करीब 54,000 गांव हैं जहां FHTC हो गया। अभी मैं पिछले 20 दिनों से मैं और मेरी टीम हर 2 स्टेट के साथ करीब 2-2 घंटे की रिव्यू करते रहे कि उनकी प्लानिंग क्या है, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या आ रही हैं। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि पिछले साल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसके बाद गाइडलाइन दिसंबर में हुआ और इस साल शुरू के महीने में हमें दिक्कत भी हुई, कोविड की प्रॉब्लम रही, फिर मानसून का सीजन रहा। उसके बावजूद भी अभी इतने दिनों में करीब 2.5 करोड़ हुए हैं। उसका एक कारण यह है कि हमने इसकी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी कर रखी है। हम ये रोज दिन कैप्चर करते हैं कि कौन से स्टेट ने कल भी कितने दिए। कुछ ऐसे डेटा हैं जो पब्लिक डोमेन में भी है, आप पब्लिक डोमेन में जाके देख सकते हैं कि हमने कल कितने कनेक्शन दिए। क्योंकि हमने जैसे आजकल IPL में रन रेट की बात होती है कि हमको टारगेट ले जाना है तो किस रन रेट की जरूरत है, अगर हमारा अभी रन रेट कम है तो उसको कैसे हम बढ़ाएं। तो हमारा अभी उद्देश्य है कि 1 लाख, हमारे पास 80-85 हजार अगर पर डे हो तो हमारा हो जाएगा लक्ष्य हासिल। लेकिन हम जो है वो 1 करोड़ 1 लाख रोज दिन कर रहे हैं, सो दैट हम लक्ष्य को थोड़ा पहले ही पूरा कर लें। जैसे इस साल हमारा लक्ष्य है कि हम मार्च 2021 तक अभी 34% पे जाएं। हम ऑलरेडी 30% से ज्यादा गए हैं, जबकि आप जानते ही हैं कि फर्स्ट 2 क्वार्टर थे, इसमें बड़ी समस्याएं थी, अब जोर शोर से काम शुरू हो रहा है। तो पूरी प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास 2 तरह से टारगेट अचीव हो रहे हैं। एक है जहां पे ऑलरेडी पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम अवेलेबल थी गांव में, अब गांव में या उसकी एक हैबिटेशन में अवेलेबल थी, तो उससे घरों को कैसे कनेक्ट किया जाए, तो इसको हम कहते हैं हमारा ये लो हैंगिंग फ्रूट एक ढंग से कहते हैं। दूसरा है कि जहां पे नई स्कीम लानी है तो कितने स्कीम का DPR हुआ, SLSSC से अप्रूव हुआ, उसकी टेंडरिंग हुई कि नहीं हुई, उसका वर्क ऑर्डर इशू हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो हैं वो एक बड़े
इंटेंसिव मैनर में मॉनिटर किया जाता है स्टेट्स के साथ, और स्टेट्स में भी मॉनिटरिंग इसकी बड़ी इंटेंसिव होती है, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर के लेवल पे ही इस प्रोग्राम को एक बार मॉनिटर करके उनकी प्रायोरिटी में लाया गया है, तो ये सबकी प्रायोरिटी बन गई है। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपने अभी कही, ये बात सही है। जब प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम, जो हमारे नमामि गंगे का ही प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हमारा जल शक्ति मंत्रालय एक 100 डेज का कैंपेन करने जा रहा है। ये कैंपेन को 2 अक्टूबर से विधिवत मंत्री जी ने लॉन्च किया। और इस कैंपेन में क्या है कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं ग्रामीण एरियाज में, और जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर है ग्रामीण एरियाज में, उनको हम नल का जल उपलब्ध कराएं, केवल पीने के लिए नहीं, हाथ धोने के लिए। इन कोविड टाइम हैंड वॉशिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। साथ में हम ये भी कोशिश हमारी है कि ये नल का पानी जो है हम उनके टॉयलेट्स में भी प्रोवाइड करें। कई बार ऐसा देखा जाता है स्कूलों में कि टॉयलेट्स की जितनी उपयोगिता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। उसका कारण होता है कि वहाँ पानी ठीक से नहीं, अगर कम से कम नल का अगर पानी मिल जाए तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी। तो इसमें हम काम कर रहे हैं। तो हमने पहले तो सारे स्टेट को कहा कि आपके रूरल एरियाज में कितने स्कूल्स हैं, उनकी एक ग्राउंड ट्रूथिंग कीजिए। एक तो फिगर जो हमारे पास पेपर पे होता है, दूसरा है कि उसको ग्राउंड ट्रूथिंग कराई जाए। उसका एक जो लोअर लेवल फंक्शनरीज डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, इनसे सर्वे कराया जाए कि हाँ स्कूल कितने हैं, कितने स्कूलों में पानी की सुविधा प्राप्त है, अगर पानी की सुविधा प्राप्त है तो किस तरह से है, कितने पाइप्ड वाटर हैं, कितने हैंडपंप हैं, कितने कुएं हैं, कितने कोई और सोर्स हैं। उसके बाद हमने ये भी कहा कि वो जो स्कूल है वो इलेक्ट्रिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि हमको अगर टैप वाटर देना है तो अगर वहाँ पे भी अगर हैंडपंप है तो उस हैंडपंप से पानी को हमें पंप करके स्कूल की छत पे ले जाना पड़ेगा, और स्कूल की छत से फिर पाइप जो है वो डिफरेंट जगह जाएंगी। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या स्टेटस है, कहाँ इलेक्ट्रीफाई और किया जा सकता है, कहाँ अगर जरूरत पड़े तो सोलर से भी इसको पावर किया जा सकता है। उसी तरह से हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स की भी एक ग्राउंड ट्रूथिंग कराई कि कितने आंगनवाड़ी सेंटर हैं, कितने में पानी की उपलब्धता है, और वो पानी की उपलब्धता किस प्रकार की है। क्योंकि केवल पानी उपलब्ध कराना नहीं है लक्ष्य स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर्स में। और आंगनवाड़ी सेंटर जरूरी नहीं है कि अपने बिल्डिंग में काम कर रहे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, कम्युनिटी सेंटर में काम कर रहे हो, प्राइवेट घरों में भी जहां आंगनवाड़ी सेंटर काम कर रहे हैं उनका भी हमारा उद्देश्य है कि उनको भी हम पाइप वाटर सप्लाई दें। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो है ही है कि हर घर को हम पाइप वाटर सप्लाई देंगे। तो जहां पे आंगनवाड़ी कर रहा है उसको हम एडवांस में ही दे दें तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके घर में आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है, इसलिए वहां और पहले ही पानी की उपलब्धता हो जाए। तो ये सारे डेटा करने के बाद हमने सारे स्टेट्स को कहा था कि आप चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग बुलाइए, क्योंकि इसमें दूसरे डिपार्टमेंट भी जो पानी पेयजल देखते हैं, उसके अलावा भी स्कूल का डिपार्टमेंट है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, पावर मिनिस्ट्री होगी, तो सबकी मीटिंग करके पूरी और काम इसमें भी जोर शोर से चल रहा है। और हमें आशा है कि जो हमारा 100 दिन का हमने लक्ष्य रखा है कि 100 दिन के अंदर हम सारे स्कूल और सारे आंगनवाड़ी सेंटर में पानी उपलब्ध करा देंगे नल का, उसमें हम सफल होंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारी कोशिश वो कैंपेन का पार्ट नहीं था, लेकिन हमने अभी उसको कैंपेन का एक पार्ट ही समझिए बना दिया है कि जितने भी ग्रामीण इलाके में स्कूल हैं उनकी छतों पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। पहले भी हो रहे थे, जैसे कुछ जिले ने अपने इस स्कीम के आने से पहले ही, जैसे वडोदरा है गुजरात का, वहाँ पे 1000 स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हजारों स्कूल की छतों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। उसके 2 फायदे मुख्यतः हैं। एक तो आपने जो पानी छत पे गिरा वो पानी तो स्टोर होगा, चाहे वो हम टैंक बना के स्टोर करें या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें। लेकिन उससे भी एक सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जो हम वाटर लिटरेसी की बात करते हैं, आज हम किसी छात्र से पूछते हैं कि भाई पानी कहाँ से आता है, तो कहता है पानी टैप से आता है। टैप पानी का सोर्स नहीं है, पानी का सोर्स तो बेसिकली एक्यूफर में जो जमा हुआ पानी ग्राउंड के नीचे है वो है। तो अगर स्कूल में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफटॉप लगती है तो कम से कम बच्चों में जिज्ञासा होगी, ये जान पाएंगे कि भाई क्यों ये लगाया जा रहा है, रेन वाटर को स्टोर करना क्यों जरूरी है, ये पानी जो हार्वेस्टिंग करनी क्यों जरूरी है, पानी जो हम जमीन में डाले जा रहे हैं क्यों डाल रहे हैं, उनको बताया जाएगा कि भाई आप धरती माँ को पानी पिलाएंगे तो धरती माँ भी आपको पानी पिलाएंगी। तो वो भी एक साथ में एक वाटर लिटरेसी का भी होगा। इसलिए हमने इस 100 डेज कैंपेन को बहुत सीरियसली लिया है। और चूंकि बाकी के लिए तो हमारे पास समय है 2024 का, बट इसमें तो केवल 100 डेज का कैंपेन था, उसमें करीब 1 महीना हमारा 30 दिन
करीब करीब होने ही जा रहा है। तो इस पे काफी कुछ काम हो रहा है और हमें आशा है कि इस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर पाएंगे। Okay, let's now shift focus to Nitish Kumar Jha, Secretary Department of Drinking Water, Government of Uttarakhand, joining us. Good afternoon. Looking at Uttarakhand, in a hilly state, the challenges are immense when it comes to supplying, piped water supply, especially in the remotest part of the states. So, how difficult are the challenges before you, and how are you, coping up in this COVID times, helping pipe water supply reach those rural areas? In Uttarakhand, out of 15,000 villages, we have already piped water supply in 14,500 villages, and we are now in our 20th year of state formation. And under this scheme, in the Har Ghar Jal scheme, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि रूरल एरियाज के हर घर में पानी 2022 तक पहुंचा दें। जो भारत सरकार ने टारगेट रखा है 2024 तक हर घर में पानी देने का, तो यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको एडवांस किया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2022 से पहले ही हर घर में पानी पहुंचा दें। बिल्कुल। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास सिर्फ 14% घरों में पानी का कनेक्शन था, और अब ये रूरल एरियाज में 24% हुआ है। और जैसा अभी सर सेक्रेटरी सर बता रहे थे कि कोविड टाइम में एक इट इज़ एन ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काफ़ी से बाहर से लोग वापस आए हैं, तो उनकी स्किलिंग करके इस स्कीम में हम लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट इससे काफ़ी जनरेट हो रहा है, और चूँकि इसमें गांव वालों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इसके स्कीम को बनाने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में और आगे इसके रखरखाव और संचालन में, तो ये जो लोग बाहर से आए हैं उनको गाँव में ही काफ़ी अच्छा रोजगार मिल रहा है। ऑब्वियसली वी हैव चैलेंजेस ऑफ स्केल एंड स्पीड and skilling these people, because काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस अभी हमें देने हैं, but we are confident कि हम लोग इसको पूरा करेंगे, and that will be a great boon for the women in villages, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी गांव हैं, जैसा आप जानते हैं, काफ़ी दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता था, खासकर महिलाओं को, तो उसमें ये काफ़ी हमें सहयोगी साबित होगी ये स्कीम। बिल्कुल। हमारे साथ जसप्रीत जी भी जुड़ी हुई हैं। जसप्रीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने विस्तार से अभी जानकारी दी थी और वहाँ पर जो वाटर कंजर्वेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर भी काफ़ी आपका जोर रहा। आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से नीतीश जी भी बता रहे थे कि न केवल ये अभियान वहाँ पर जो शुद्ध जल है उसको टैप वाटर से या पाइपलाइन से हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, बल्कि ये बहुत से लोगों को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर थे, जिस तरह से ये काम दिया गया तो उनको एक रोजगार भी मिला, बहुत सारी महिलाएं हैं उनके जीवन में राहत आई। तो गांव-गांव जिस तरह की पानी की समस्या है, हम बात भी कर रहे थे कि हैंडपंप्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे, जब ये वहां तक पहुंच जाएगा तो किस तरह का एक सर्वांगीण विकास, वहां पर एक सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना है वो साकार होती हुई दिखाई देगी। देखिए, अगर आप लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं भी जाके पानी लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि मे बी पंजाब लाइक सम डेवलप्ड, हमारा जो रूरल एरिया है वो शायद बाकी स्टेट से थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है। इट इज ऑलमोस्ट एट पार विद अर्बन इन मेनी वेज, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी भी अच्छी है और अर्बन डेवलपमेंट कई सालों से फोकस रहा है। मगर फिर भी क्या है कि जैसे जिन विलेजेस में मान लीजिए पानी के लिए हमने आरओज लगाए थे 2010 में, कम्युनिटी आरओज की, जहाँ पानी खराब था या लेट्स से ग्राउंड वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वहां भी हमें जो पेनिट्रेशन थी वी फाउंड वेरी लिटिल। रीजन फॉर दैट इज हमने बहुत कोशिश की कि क्यों हमने प्लांट लगाया भी पर लोग वहां लेने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अब वो जैसे पहले होता था कि सारा दिन आपका सिर्फ पानी लाने में ही चला जाता था और उसको संभालने में चला जाता था, अब लोग और भी काम करना चाहते हैं। एंड एज एन आप पाइप वाटर सप्लाई जैसे आपके पास आती है तो उसमें क्या है कि आपके पास अपने घर में और कामों करने के लिए टाइम मिल जाता है। आजकल गांव में भी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लोग काम करना चाहते हैं, कोई और काम भी करना चाहते हैं। अगर आपका सारा टाइम सिर्फ पानी लाने में और संभालने में ही लग जाएगा तो आप अपना फुल पोटेंशियल आप अचीव नहीं कर सकते। तो आई थिंक बाय दिस जल जीवन मिशन कमिंग इन एवरी हाउस होल्ड में अगर टैप कनेक्शन लग जाता है तो लाइफ बहुत आसान हो सकती है लोगों के लिए, और वो कुछ और ऐसे काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने गांव के लिए अगर ये हर हाउस में। और दूसरी चीज है, अगर वो पानी साफ मिलता है उनको तो आपकी बीमारियां भी कम होंगी, आपके खर्चे भी कम होंगे बीमारियों की तरफ। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट मिशन अगर हम इसको अचीव कर सकें इन इट्स ट्रू अर्नेस्ट। और जैसे मैंने कहा
अगर वो सस्टेन भी हो आगे, क्योंकि बनाना एक चीज होती है, सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए आई थिंक आईसी एंड एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पंचायत बहुत ही जरूरी है. Capacity building of panchayats, a very important thing, an important point that you refer to. We are running short of time, but a quick word, finally from the Secretary, Bhupendra Prasad Singh. When you look at, this particular issue, one final word, tomorrow's meeting, we're going to meet the states and union territories, representative state water resource ministers of all states and union territories. You've got a mission there, 100-day project ahead of you. What are the, big points that you will be talking on, or, that you will be deliberating on in this particular meeting? Are doing very well. Some other states are not doing very well actually. Okay. There are issues relating to them. One is the total enormous amount of work which is needed. Take the case of let's say West Bengal, where 1.5 crore connections are to be given. Even take the case of Uttar Pradesh, where 2.5 crore connection will come. So out of almost 15.7 crores, only these two states will get 4 crores actually. So the numbers are very large. Secondly, some of the states are starting with a very initial stage. Maybe they are starting with 1 or 2% connections. Goa and Punjab are different cup of tea because they were already at a stage from where they could achieve the target very easily actually. So one of our focus would be on those states where numbers are very high, and maybe they are also the states where they are starting from almost a scratch. Plus another problem is that those states do not have so much of piped water supply already actually. Okay. Where piped water supply is there, then giving connections becomes easier actually, because you don't have to have a big projects actually. You don't need to have a multi-village scheme actually. So one is that our focus would be primarily on those states where their task is also a big and maybe progress made so far. Then there is also a issue of capability actually. One is the financial. Financials are not a problem because this is one scheme where we are not starving them of any kind of funds. We are releasing adequate amount of funds to the state. All states have adequate funds. But there could be capacity of the executing agency. For example, take the case of Uttar Pradesh. UP Jal Nigam has never had done this magnitude of work actually. So one is that how capacity building right from a Gram Panchayat has been said, a village, even up to a state level agency. So that also would be one of the issues actually. Then as I had told you, we would also be discussing some states this problem is there about the source sustainability. All states do not have this problem, but some states where there are more critical areas, more overexploited areas, so that also would be, and of course we would also be telling them that as we monitor it almost on a daily basis, the state should also be monitoring their progress on daily basis, the quality, sustainability. So these are also some of the issues we would be discussing with them tomorrow. Okay. So बेहद महत्वपूर्ण है कि लगातार जिस तरह से ये कदम उठाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा निरंतरता को बनाए रखने के लिए उपेंद्र जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नीतीश जी, उत्तम पी पारसेकर जी और जसप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की हमारे दर्शकों के साथ। Well, exactly. The country's water crisis comes at a very significant cost. If you look at the latest Niti Aayog report, it suggests that severe water scarcity will eventually lead to a 6% loss in the country's GDP. So it's just not a drop of water. It's a water that's going to come at a cost, that's your GDP. So lots to look forward to in this particular meeting. We'll get you all the details on what actually transpired in that meeting when the Union Jal Shakti Minister meets with the states as well as the union territories and their representatives, and as they deliberate to find out solutions to making piped water supply a dream come true in every nook and corner of the country by the year 2024. बिल्कुल, बेहद अहम है ये। और जिस तरह से अनिल ने बताया कि जल जो है केवल जीवन नहीं है बल्कि समृद्धि का कारक भी है, और इसी वजह से बहुत सारे इसकी वजह हैं, और इसी वजह से केंद्र सरकार लगातार इस मिशन को आगे बढ़ाती जा रही है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता, जन भागीदारी और साझेदारी। और इसी के बारे में आगे भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाय बाय।